से जुड़ी बड़ी खबर है। एस्सार स्टील को खरीदने के लिए आर्सेलरमित्तल के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल गई है। आज अहमदाबाद एनसीएलटी ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला करीब 1 साल से खिंच रहा था। एस्सार स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल की 42,000 करोड़ की बोली को एनसीएलटी ने हरी झंडी दे दी है। इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से हमारे संवाददाता मनीष देसाई। तो मनीष देसाई से हम बात करेंगे इस बारे में। मनीष देसाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लेकिन आर्सेलरमित्तल ने 42,000 करोड़ की बोली लगाई थी एस्सार स्टील के लिए और अब उसके रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद एनसीएलटी ने फैसला सुनाया है। 1 साल से मामला खिंच रहा था। 28 तारीख को एनसीएलटी ने निर्देश दिया था कि 8 तारीख को एनसीएलटी इस बारे में फैसला सुनाए और अब आज फैसला सुना दिया है एनसीएलटी अहमदाबाद ने। एस्सार मेरे साथ इस वक्त सेबी के पूर्व वीडी जेएन गुप्ता साहब है। पहले उनसे बात करता हूं। जेएन गुप्ता साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल गई है आर्सेलरमित्तल के एस्सार स्टील को खरीदने के लिए 42,000 करोड़ के। सर, कैसे देखते हैं इसको हर पहलू से देखें तो हर आदमी के लिए अलग अलग रिएक्शन है। फ्रॉम द बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज उनको अपना पैसा जो एनपीएज हैं वो अपना पैसा नजर आ रहा है सामने और वो पैसा मिलने की उम्मीद है। तो बैंकर के हिसाब से अच्छा है। दूसरा, अपने फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि एक जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो खत्म हो जाएगा और परफॉर्मिंग होगा। और उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो इसको टेक ओवर कर रहा है, जो इसका नया चलाने वाले मालिक होगा, वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और कहना पड़ेगा लार्जेस्ट स्टील मेकर है। तो उससे इंडिया के स्टील मार्केट में एक तो कंपटीशन बढ़ेगा और एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद है। तो ये रहा पहलू। रहा, आप अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर के हिसाब से देखते हैं तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को जो अगर आपने थोड़ा सा, जहां भी मुझे थोड़ा सा पता लगा है कि इसमें एनसीएलटी ने बोला है कि जो लेंडर्स हैं वो अपने हिस्से में से कुछ 10-15% जो भी है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो ऑपरेशनल क्रेडिटर 10-15% है, तो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए एक तरह से तो गुड न्यूज है। बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या लेंडर 15% सेक्रीफाइस करेंगे या नहीं करेंगे। अब अगर लॉजिकली देखें तो लेंडर्स ने, बहुत सारे लेंडर्स ने अपने लोन डिस्काउंट पे देने के लिए रखे हुए थे कि वो बेचने के लिए रखे थे, उसमें वो 10-15% का हेयर कट ले रहे थे। तो अगर वो 10-15% के हेयर कट किसी थर्ड पार्टी के साथ ले रहे थे तो लॉजिकली उनको ऑपरेशनल क्रेडिटर से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए 10-15%। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ये एक लिटिगेशन का सोर्स हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर ये बोलेंगे कि कोर्ट की मंशा ये थी लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। ठीक है। जहां तक रियायत का सवाल है, जी पूरी कीजिए सर अपनी बात। के लिए निगेटिव न्यूज है कि उनका जो अटेम्प्ट है एस्सार स्टील को कंट्रोल में रखने का वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो इसके अगेंस्ट जरूर से एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जहां तक मेरी अपनी उम्मीद है, क्योंकि ये इतनी बार एजिटेट हो चुका है, तो वहां पे इसमें कोई नया पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा है कि जिसके एजिटेशन करने से फिर कोर्ट का कुछ रुख बदलेगा। ठीक है सर, उनका भी एस्सार का भी स्टेटमेंट आया है, वो भी हम कोट करेंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन इससे पहले मनीष के पास चलते हैं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता मनीष देसाई जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा बताइए इस बारे में एनसीएलटी ने क्या कहा। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा काफ़ी लंबे समय से ये मामला चल रहा था और आज आर्सेलरमित्तल का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का जो प्लान था उस प्लान को एनसीएलटी अहमदाबाद ने मंजूरी दे दी है। अब एस्सार स्टील को खरीदने के लिए जो प्रोसेस करना है उसके लिए आर्सेलरमित्तल जा सकती है और जो आरपी का प्लान था उसके मुताबिक 42,000 करोड़ रुपये आर्सेलरमित्तल जो देगी उसका 92% जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, यानी एसबीआई लीड जितने भी बैंक्स हैं उन सबको देना था। लेकिन कोर्ट ने ये सुझाव दिया कि आप 92% की बजाय केवल 85% जो है वो फाइनेंशियल जो क्रेडिटर्स है उनको दीजिए और बाकी का 7% जो बचता है, यानी कुल मिला के 15% जो है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनको दिया जाए, ताकि उनके हिस्से में कुछ अमाउंट दिखे या साइजेबल अमाउंट हो। इस पर केवल एनसीएलटी ने सुझाव दिया है। इसका अमल कैसे करना है उसके लिए उन्होंने और एक सुझाव दिया है कि सीओसी और आरपी बैठ के इस पर एक नया प्लान बनाए और इस प्लान को कैसे अमल में रखना है वो 11 तारीख तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 11 मार्च को कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी। पूरा जो ऑर्डर है डिटेल में वो जारी करेगी, उसके बाद ही इस पे अमल हो पाएगा।
ठीक है। और जो इस वक्त एसआर की तरफ से स्टेटमेंट आया वो यही कह रहे हैं कि अब एनसीएलटी की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हमारा ऑफर जो 54,000 करोड़ के आसपास का था वो मोस्ट कंपेलिंग वन था और सेक्शन 12A के तहत उनको कॉन्फिडेंट है अपने ऑफर की लीगल वैलिडिटी पर, लेकिन एनसीएलटी की कॉपी का वो इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद वो अगला कदम उठाएंगे। थोड़ा इस मामले का आपको बैकग्राउंड बता दें। आर्सेलरमित्तल ने अक्टूबर 2018 में बोली जीती थी और आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील की जेवी की ये बोली थी और 42,000 करोड़ की बोली लगाई गई थी, जबकि एस्सार स्टील एशिया ने 54,398 करोड़ का काउंटर ऑफर दिया था और एनसीएलटी में मामला चला गया था। जयन गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। जयन गुप्ता साहब, रुइयाज के पास क्या ऑप्शन दिखता है आपको? जैसे मैंने बताया, रुइयाज के पास ऑप्शन 2 हैं। एक तो सबसे पहले वो एनसीएलटी में जाएंगे और एनसीएलटी में जो भी जीते हारेगा वो हारने वाली पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। लेकिन इसमें मैं जो पहले बता चुका हूं कि क्या है कि ऑलरेडी ये इश्यू एनसीएलटी में एक बार एडजिट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि फिर ऐसा कोई लॉ का नया पॉइंट नहीं आया है जो कि ऑलरेडी क्लियर था। लेकिन जो मुझे लिटिगेशन का नया लग रहा है वो लिटिगेशन का लगा है कि जो कोर्ट ने सजेशन दिया है कि 8% की जगह 15% ऑपरेशनल क्रेडिटर को दिया जाए, उसमें अगर लॉजिक से देखें तो लॉजिक से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बैंक्स वे रेडी टू टेक ए हेयर कट ऑफ 15-20% जो ऑफर कर रहे थे अपना ऑक्शन में। लेकिन वो क्या होता है एक्चुअली और क्या है, इसमें तो बहुत फर्क होते हैं, तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा कि बैंक अल्टीमेटली क्या व्यू पॉइंट लेते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जयन गुप्ता साहब। मनीष, आपका भी शुक्रिया। इस खबर पर हम आगे भी नजर बनाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर एक बार फिर से आपको बता दें। खबर जो है वो ये है कि एस्सार स्टील को खरीदने के लिए आर्सेलरमित्तल के रेजोल्यूशन जो प्लान था उसको मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद एनसीएलटी ने फैसला सुनाया है। मामला करीब 1 साल से खिंच रहा था और अब जो एस्सार की प्रतिक्रिया आई है वो कह रहे हैं कि हमें एनसीएलटी के फैसले की कॉपी का इंतजार है, उसके बाद हम आगे इस पर कोई कदम उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय समिति को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस FMI खलीफुल्ला इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस पैनल में शामिल दूसरे जो 2 सदस्य हैं वो है आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू। कोर्ट ने इस पैनल को बातचीत और मध्यस्थता की प्रक्रिया के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया है। 4 हफ्ते बाद यह पैनल कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंपेगा। इधर मध्यस्थता समिति में श्री श्री रविशंकर को रखे जाने पर विवाद भी शुरू हो गया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि रविशंकर अयोध्या पर एक पक्ष के साथ हैं और विवादास्पद बयान भी दे चुके हैं, इसलिए उन्हें पैनल में रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक़ है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक़ है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है। उधर शुरू से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के अलावा कुछ भी और नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो इसके विरोध में खड़ी हो जाएंगी। एक बात पर मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते, और वो अधिकार यह है कि जहां रामलला विराजमान है वहां और उसके आसपास राम मंदिर या हनुमान लक्ष्मण जी सीता जी जैसे मंदिरों के अलावा वहां और कुछ नहीं बन सकता। मैं वेटिकन सिटी का बहुत सम्मान करती हूं, वहां कोई मंदिर बनाने जाएगा मैं उसको रोक दूंगी। अगर कोई मक्का मदीना में कोई चर्च बनाने जाएगा तो मैं उसको रोक दूंगी। इसी प्रकार से जहां रामलला विराजमान है वहां आसपास मंदिर के अलावा कोई भी चीज़ बनाने की चेष्टा होगी मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊंगी। तो उमा भारती का बयान आप सुन रहे थे, वो कह रही थी राम मंदिर के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। उधर अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी। मध्यस्थता से क्या अयोध्या विवाद सुलझेगा? चर्चा के लिए इस पर मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और अयोध्या विवाद के पक्षकार इकबाल अंसारी। आप दोनों का स्वागत है। इकबाल अंसारी साहब, पहले आपके पास आऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आपने थोड़ी देर पहले सुना भी होगा, अगर आप तक आवाज पहुंची हो। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि इस पैनल में जो मध्यस्थता करने के लिए बनाया गया है श्री श्री रविशंकर को शामिल करना सही नहीं है। उन्होंने इसका विरोध किया है। मध्यस्थता के लिए बनाई गई समिति पर आपका भी यही मानना है या आप क्या कहना चाहते हैं सर इस पर?
देखिए, अवैसी जी नहीं उठा रहे हैं, हमारे अयोध्या के भी लोग जो है, अयोध्या के भी साधु संत को आपने लोग देखा होगा, वो भी नाराज हैं। हम तो चाहते हैं कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट का है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये पैनल कोर्ट का ही है, तो यहाँ अयोध्या के लोगों को भी होना चाहिए। अयोध्या में बहुत से साधु संत हैं, हिंदू मुसलमान सारे लोग हैं। हमें अगर कोई इतराज है इस बात का जो है, तो अयोध्या के लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि सुलह की मुहिम अयोध्या के लोगों ने ही चलाई थी, तो अयोध्या के लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि ये मसला हिंदुस्तान का है, पूरा हिंदुस्तान इसमें उलझा हुआ है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, ये पैनल कोर्ट का है। कोर्ट इसको जो है जो चाह रहा है सुलझाने के लिए तो सुलझावे, हमें कोई इतराज नहीं है। नहीं तो आप लोग क्या चाहते हैं सर? इकबाल अंसारी साहब, आप लोग क्या चाहते हैं? इस मसले का हल बातचीत से निकले? भाई कोर्ट अपना काम करे, हम उसका कोर्ट का विरोध नहीं करते, क्योंकि ये पैनल कोर्ट का है कि ये काम सरकार का है, मैं किसी का विरोध नहीं करता। मैं इतना ही चाहता हूं कि अयोध्या के लोगों को भी शामिल किया जाए, हमारा इतना ही मकसद है, क्योंकि ये बहुत अहम फैसला हिंदुस्तान का है। इससे सारे लोगों की निगाहें जो है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पे है। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या में ये ऐसा फैसला होना चाहिए कि जिससे पूरे देश में अमन और चैन रहे। हम यही चाहते हैं, हम जो है राजनीति नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो अमन और सुकून के साथ होना चाहिए, ये सबको मान्य भी होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ शरद प्रधान भी है, वरिष्ठ पत्रकार, और काफी समय से इस मामले को वो भी देख रहे हैं। शरद प्रधान जी, क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है, मध्यस्थता का जो पैनल बनाया गया है, श्री रविशंकर पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसमें AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, आप इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले से अपना पल्ला क्यों झाड़ा है। ये तो बड़े जब इस स्टेज पे पहुंच गया, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ा है अपना इस मसले से? बिल्कुल, मैं यही समझता हूं इसको। और सुप्रीम कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला कर सकता था। इतने जब सारी स्टेजेस देखिए, हाई कोर्ट के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सिर्फ लॉ के पॉइंट्स पे डिबेट होती है, वहां पे ये जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस नहीं होते हैं। और जो लीगल इश्यूज जब इतने स्टेज पे पहुंच गया था तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता था और जल्दी भी कर सकता था। कोई इसमें से ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है कि आपने मध्यस्थता करवा दी। अब मध्यस्थता से अगर सॉल्व होना होता तो बरसों पहले हो गया होता। देखिए, ये जो इशू अभी उठा है, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है या अयोध्या के साधु संत जो उठा रहे हैं, ये बात एक तरह से वाजिब है, क्योंकि दोनों तरफ से ये मसला हमेशा बार बार ये आएगा कि भाई किसके नुमाइंदे कैसे बन जाएंगे आप, कि किसी ने कोई हिंदू का बन गया, कोई मुसलमान का बन गया। एट द एंड ऑफ द डे जब निर्णय की बात आएगी तो तमाम लोग खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे साहब हम तो नहीं मानते इनको, हमारे ये नुमाइंदे हैं। तो किस तरह जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के या वो लॉयर हैं एक साहब, तो इन तीनों का कोई नहीं। लेकिन शरद जी, जैसा कि इससे आपने भी एक बात साफ कही कि पहले भी मध्यस्थता की कोशिश हो चुकी है, करीब 9 या 10 कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन हल कोई निकला नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में ये रिपोर्ट देनी है इन मध्यस्थों को, जिन 3 लोगों को ये कहा गया है कि सारे पक्षों से बंद कमरे में बैठ के बात कीजिए और 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दीजिए। तो जहां इतना लंबा वक्त खिंचा, क्या 8 हफ्ते और इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है, देखिए प्रॉब्लम यह है कि मध्यस्थता से जो रिपोर्ट भी आ जाएगी वो निर्णय तो नहीं हो जाएगा। निर्णय तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ही देना है उसमें, क्योंकि कमिटी की जो कॉन्स्टिट्यूट करी है कि कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका निर्णय फाइनल नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें मोहर नहीं लगाएगा। और उसमें इतने विवाद खड़े हो जाएंगे कि फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। मुझे लगता है ये टाइम बाय करने की चीज है। और जो हमारी जुडिशरी, आपको इस पूरे मध्यस्थता की इस प्रैक्टिस से आपको कोई यहां पर विवाद सुलझता नहीं दिख रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? मुझे नहीं दिखता है सुलझता हुआ, और ये सिर्फ एक तरीके का टाइम बचा रखने वाली बात है कि टाइम बढ़ाने की, लिंगर ऑन करने की बात है। ये सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता, सब एक्सेप्ट करते,
मुस्लिम पक्ष ऑलरेडी हमेशा कहता है कि हम माने जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा। हिंदू पक्ष जरूर ये बात कहता है कि नहीं, हमारे फेवर में मंदिर होगा तब मंदिर का जजमेंट होगा तो ही मानेंगे। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुछ अपनी शंकाएं हैं इस मध्यस्थता वाले फैसले पर, लेकिन अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 लोगों की मध्यस्थता की कमेटी बनाई है वो क्या निकाल कर लाते हैं इन 8 हफ्तों के दौरान, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर रिएक्शन होता है वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका शरद जी। इकबाल जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज की कुछ और बड़ी खबरें, पीएम मोदी आज यूपी के कई जगहों पर गए। चुनाव के ऐलान से पहले आज पीएम मोदी यूपी के तूफानी दौरे पर रहे, उसकी बात करते हैं। वाराणसी, कानपुर और गाजियाबाद को आज उन्होंने कई सौगातें दी। सबसे पहले वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का उन्होंने अभिषेक किया और उसके बाद विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर का शिलान्यास रखा। इसके बाद कानपुर को पीएम मोदी ने मेट्रो की सौगात दी। पीएम गाजियाबाद पहुंचे, यहां उन्होंने हिंडन एयरपोर्ट में सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया। मतलब अब गाजियाबाद के लोगों को हवाई सफर के लिए दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। और इसी हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते एयर ट्रैफिक के दबाव को कम करने की कोशिश है। ये है एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट। हिंडन एयरबेस इंडियन फोर्स का हुआ करता है, उसका एक टर्मिनल खोला गया है सिविल ऑपरेशंस के लिए। और यहाँ से 8 शहरों को, 8 छोटे शहरों को जोड़ा जाएगा, जिनमें कि शिमला, हुबली, नासिक, फैजाबाद जैसे शहर हैं, जहाँ से उड़ानें शुरू की जाएगी। उड़ान स्कीम सरकार की है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उसके 2nd और 3rd फेज में यहाँ के लिए बोली लगाई गई थी और इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर गोदावरी जैसे कुछ जो एयरलाइंस है वो यहाँ से अपनी उड़ान शुरू करेंगे। हालांकि जो उड़ान है वो 1 मई से शुरू की जाएगी, लेकिन इसका इनॉग्रेशन आज किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यहाँ की जो इस एयरपोर्ट की कुछ खासियत अगर हम बताएं, एक समय में इस टर्मिनल में 300 पैसेंजर्स को हैंडल किया जा सकता है। 8 बुकिंग काउंटर्स यहाँ पे है। यहाँ एक बहुत ही हाई क्लास पार्किंग बनाई गई है, यहाँ 90 कारें एक साथ में रह सकती है। 40 करोड़ की लागत आई थी इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और इसके बाद बहुत हद तक, खासतौर पे इस इलाके में जो गाजियाबाद के लोग हैं, उन्हें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। कई शहरों में अगर वो जाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये जो एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट आ चुका है और आने वाले समय में यहाँ से और भी उड़ानें शुरू की जाएगी। और इसके बाद जो तीसरा एयरपोर्ट एनसीआर का आने वाला है वो जेवर में होगा। तो दिल्ली वालों के लिए और एनसीआर वालों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये जो एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट है वो 1 मई से चालू हो जाएगा। रोहन सिंह। ठीक है, तो रोहन सिंह बता रहे थे आपको कि इंडियन एयरपोर्ट जो शुरू हो रहा है, सिविल जो यहाँ से सर्विसेज शुरू हो रही है, वो कहां आप जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो विमेंस डे पर फीमेल कस्टमर्स को लुभाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेलर्स एक बार फिर से ढेरों ऑफर्स के साथ आए हैं। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और हैंडबैग से लेकर फुटवेयर तक सब जगह डिस्काउंट है। विमेंस डे पर बस क्रिएट करके अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए शॉपिंग पोर्टल्स और मॉल्स इस साल ढेरों ऑफर्स के साथ उतरे हैं। विमेंस डे पर फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन पर डिस्काउंट दे रही है। यहाँ Vivo V9 Pro पर 2000, Asus के Gen Phone 5G पर 3000 और iPhone XR पर 8000 तक फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं Honor 9, Honor 9 Lite और Honor 7A वेरिएंट पर 6000 तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा टीवी, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की खरीदी पर एक्सचेंज ऑफर और HDFC डेबिट और क्रेडिट कार्ड से परचेज पर नो कॉस्ट EMI भी दिया जा रहा है। फ्लिपकार्ट फैशन कैटेगरी में भी चुनिंदा ब्रांड्स पर फ्लैट 60% डिस्काउंट ऑफर कर रही है। वहीं Amazon ने सहेली नाम से ऑनलाइन स्टोर ओपन किया है, जहां NGO से जुड़ी महिला एंटरप्रेन्योर्स के प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स में हैंडलूम फैशन, एक्सेसरीज और होम डेकोर प्रोडक्ट्स पर 50% तक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। टाटा क्लिक टॉप, टी शर्ट और एक्सेसरीज पर 80% तक, तो वहीं सूट, कुर्ती और गाउन पर 75% तक डिस्काउंट दे रही है। FBBonline.in भी अपैरल्स पर फ्लैट 50% तक ऑफ दे रही है। ऑनलाइन के ये सारे ऑफर्स 8 मार्च की मिडनाइट तक वैलिड हैं। ऑफलाइन स्टोर्स ने भी सेल को विमेंस डे से जोड़ा है।
शॉपर स्टॉप सेलेक्ट इन हाउस और सेलिब्रिटी फैशन ब्रांड्स की हर 2,999 और ऊपर की खरीद पर 500 रुपए की छूट दे रहा है। साथ ही कॉस्मेटिक और ब्यूटी ब्रांड्स जैसे लॉरियल, मेबेलिन और कलर बार पर बाय वन गेट वन ऑफर के साथ उतरा है। सेंट्रल भी रिटेल आउटलेट से कपड़े, हैंडबैग, फुटवेयर और एक्सेसरीज की हर 2,500 रुपए और ऊपर की खरीद पर 2,500 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे रहा है। वहीं बिग बाजार 3,000 की शॉपिंग पर विमेन कस्टमर्स को 250 रुपए कैशबैक दे रहा है। रिटेलर्स के अलावा रेस्टोरेंट्स, सैलून्स और अलग अलग शॉपिंग मॉल्स भी विमेन्स डे के मौके पर ढेरों ऑफर्स दे रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आप भी इन ऑफर्स का फायदा उठाइए। सिल्की सिंह, मुंबई। और महिला दिवस के मौके पर आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या 2019 के चुनाव में ज्यादा महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया है? क्या आप अपने पसंदीदा चैनल देख पा रहे हैं? नहीं तो जल्दी कीजिए और अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव कीजिए। आपको फिर बता दें कि आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में।